अब ये कानूनी कार्रवाई क्या की गई है और ये कार्रवाई करने में इतना डिले क्यों आया है, ये एक बड़ा सादा सा सवाल है। इमरान खान पर होने वाले हमले का मुकदमा बिलाखिर दर्ज कर लिया गया है। 4 रोज के बाद इमरान खान पर होने वाले मुकदमे की FIR का इंदराज हुआ है और ये FIR वजीराबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद की मुद्दत में दर्ज की गई है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान खान पर होने वाले हमले का मुकदमा बिलाखिर दर्ज कर लिया गया है। 4 रोज के बाद इमरान खान पर होने वाले मुकदमे की FIR का इंदराज हुआ है और ये FIR वजीराबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद की मुद्दत में दर्ज की गई है। इसका सियाको सबाक क्या है? इसका सियाको सबाक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की जानिब से IG पंजाब फैसल शाहकार को दी गई वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर इस वाक़े की FIR दर्ज होनी चाहिए, अदरवाइज वो सो मोटो नोटिस लेंगे। जिसके बाद IG पंजाब ने DPO को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है आप उनकी हिदायत के मुताबिक कानूनी कार्रवाई करें। अब ये कानूनी कार्रवाई क्या की गई है और ये कार्रवाई करने में इतना डिले क्यों आया है, ये एक बड़ा सादा सा सवाल है। इस सवाल का जवाब आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। कानूनी कार्रवाई ये हुई है कि आमिर शहजाद साहब जो सब इंस्पेक्टर है वजीराबाद पुलिस के, उन्होंने इस मामले को नरेट किया है इस FIR के अंदर कि यह मामला कैसे हुआ, यानी शाहिदीन ने क्या देखा, फुटेजेस क्या बताती हैं, और फिर मौके से जिस मुलजिम को, मुबैना मुलजिम को, नामालूम शख्स को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसकी आइडेंटिटी नवीद के नाम से जाहिर हुई और फिर नवीद की निशानदेही पर 2 मजीद मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया। नवीद अंडर पुलिस कस्टडी है, उसकी तरफ से क्या स्टेटमेंट्स दिए गए वो सामने रखे गए। इस बुनियाद पर यह FIR का इंदराज हो गया, यानी इसमें जो नॉमिनेट किया गया है वो मुबैना मुलजिम नवीद को किया गया है जो पुलिस की हिरासत में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन इमरान खान जिन मुलजिमान को नॉमिनेट करने की बात कर रहे थे वो आपके सामने हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री शहबाज शरीफ साहब, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री राना सनाउल्लाह साहब और DGC मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, वो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनकी वजह से शायद ये एक परसेप्शन भी डेवलप हो रहा था कि FIR का इंदराज नहीं हो रहा। अब FIR का इंदराज क्यों नहीं हो रहा था, बोन ऑफ कंटेंशन क्या थी, डेडलॉक कहाँ था, ये डिलेज क्यों आए हैं, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। हमारी जब पुलिस ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मौके पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ुबैर नियाज़ी साहब जो थाने में एक दरख्वास्त लेकर आए थे और उस दरख्वास्त के अंदर इन लोगों को नॉमिनेट किया गया था, बड़ी सख्त दरख्वास्त थी, सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया था। वो दरख्वास्त देकर नहीं बल्कि दरख्वास्त दिखाकर फ्रंट डेस्क से टैग जो नंबर है जिसको डायरी नंबर कहा जाता है वो टैग मांगा जा रहा था कि हमारी दरख्वास्त आप एक्सेप्ट करें और नंबर हमें दे दें। अब होता यह है कि जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो फ्रंट डेस्क ऑफिसर के पास आप जाके इस सारे मामले पर एक पेपर लेते हैं, उस पेपर के ऊपर एक दरख्वास्त लिखते हैं और उस दरख्वास्त को देकर आप फ्रंट डेस्क ऑफिसर से उस दरख्वास्त का नंबर ले लेते हैं। जब वो नंबर आपको मिलता है तो उसके अंदर एक ASI का जो कॉन्टैक्ट नंबर उसका नाम लिखा होता है, जी ये ASI आपके जो रेलिवेंट ऑफिसर हैं ये डिप्यूट कर दिए गए हैं, अब आप इनसे अपने केस से मुतालिक बात करें। अब ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो रहा था। पहले तो जो विक्टिम पार्टी है उसको जाना होता है, दरख्वास्त देनी होती है और दरख्वास्त देने के बाद ही नंबर लगेगा ना उस दरख्वास्त के ऊपर। अब हो ये रहा था कि ज़ुबैर नियाज़ी साहब थाने में बैठे हुए थे, दरख्वास्त दिखा रहे थे, दरख्वास्त दे नहीं रहे थे। अब फ्रंट डेस्क ऑफिसर दरख्वास्त दिखाने पर तो आपको डायरी नंबर या टैग नहीं दे सकता ना, आपको तो दरख्वास्त वहाँ सबमिट करानी पड़ेगी, उस दरख्वास्त को नंबर लगेगा और वो नंबर जो कंप्लेनेंट है उसको इशू कर दिया जाएगा और फिर उस नंबर की बेस पर वो मुतल्लिका पुलिस अफसर के साथ रब्ता करेगा। अब जब पूछा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या ज़ुबैर नियाज़ी से कि भाई ये दरख्वास्त आप जमा कराएं ना, दरख्वास्त रख कर बैठे हुए हैं, जमा क्यों नहीं करा रहे, तो मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि दरख्वास्त के जो कंटेंट्स हैं, क्योंकि बड़ा हसास नौइयत का मामला है, इसके कंटेंट्स हम ये नहीं चाहते कि आउट हो जाएं, हम नहीं चाहते कि ये आउट हो, लोगों को पता चले कि इस दरख्वास्त में क्या लिखा हुआ है। तो वो दरख्वास्त सबमिट नहीं कराई जा रही थी, जमा नहीं कराई जा रही थी, जिसकी वजह से ये मुकदमा ताख़ीर का शिकार हो रहा था। अब जब जमा नहीं हो रही थी, उसको नंबर नहीं लग रहा था, नंबर नहीं लग रहा था तो FIR का इंदराज नहीं हो रहा था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने IG पंजाब को बाउंड किया कि आप विद इन 24 आवर्स ये FIR दर्ज करें, तो FIR दर्ज करना मजबूरी बन गई थी, अदरवाइज सो मोटो लेना था। अब ज़ाब्ते की कार्रवाई ये थी कि पुलिस के पास जो अवेलेबल एविडेंस है
जो पुलिस को सबूत मिले हैं उन शवाहिद की रोशनी में एफआईआर का इंदराज होना था। और आईजी पंजाब की तरफ से डीपीओ को ये वाज़ेह कह दिया गया था कि जो आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं आप उनको देखते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई करें, और जो अवेलेबल सब्सटेंस था उसको देखते हुए अब एफआईआर का इंदराज हो गया है। इस एफआईआर के अंदर ना तो फैसल नसीर साहब, मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम है जो डीजीसी हैं, ना वज़ीर आज़म का नाम है, ना राना सनाउल्लाह का नाम है। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई होती है और इनिशियली जो पुलिस ने करने में बहुत देर कर दी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, जिसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री को इंटरवीन करना पड़ा, ये इंटरवेंशन के बगैर ही हो सकता था। ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फौरी तौर पर वाकई की एफआईआर दर्ज करते। देखिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बहुत सारे मामलात के अंदर स्टेट खुद एक्शन ले लेती है, कोई दरखास्त नहीं होती, कोई नोटिस नहीं होता, एफआईआर दर्ज हो जाती है। मिसाल देता हूं, सायरा अफजल तारड़ और अर्ता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये लगा कि वो एटम बम बांध के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, को खुद कुछ जैकेट पहनी हुई थी, आपने 780 लगाकर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत एफआईआर का इंदराज कर दिया। ऑल्दो ये जो एफआईआर दर्ज हुई है इसमें भी 780 लगी है, एंटी टेररिज्म एक्ट की जो दफा 7 है वो इसमें दर्ज की गई है। वहां पे आप 780 फौरी तौर पर इतनी फुर्ती दिखाते हैं कि लगा देते हैं। यहां पर एक इतना बड़ा एक हीनियस क्राइम हो जाता है और यहां पर 780 लगाए, 780 तो दूर की बात, आप एफआईआर ही दर्ज नहीं करते। अब एफआईआर दर्ज ना होने की वजह से क्या है कि मौके पर क्राइम सीन को प्रिजर्व किया गया नहीं किया गया, मौके पर फोरेंसिक हुए, देखा गया, मेडिको लीगल हुआ, इमरान खान साहब का नहीं हुआ, 150 किलोमीटर ट्रैवल करके शौकत खानम अस्पताल में आ जाते हैं। होता तो यह है कि मुतल्लिका हॉस्पिटल जो उस प्रेमिसेस में फॉल करता है, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर मेडिको लीगल होता है और उस मेडिको लीगल को जो है वो मुतल्लिका कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में कराया जाता है और उसकी रिपोर्ट मुकदमे के साथ लगती है, जो कि नहीं लगी। देखना यह है कि जब ये सब कुछ नहीं हुआ जो फौरी तौर पर होना था, इमीडिएट एक्शन जो है वो नहीं लिया गया, तो इस मामले की तहकीकात में फ़र्क तो पड़ेगा और असर तो पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन में मेडिको लीगल की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्राइम सीन के ऊपर से मिलने वाले शवाहिद बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो खो दिए हैं तो फिर ये तहकीकात आगे कैसे बढ़ेंगी, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवाल है, ख़ुद पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर। मुनस सलाई साहब ने मौक़िफ़ अपनाया जी कि हम नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर का इंदराज नहीं चाहते थे। तो भाई एफआईआर तो अब हो गई, उसमें तो वही मुलजिम नॉमिनेट हुआ है जो था। आप वंस एफआईआर होने देते, आप पुलिस को काम करने देते, उसके बाद जिसको आप कह रहे हैं जब इन्वेस्टिगेशंस होती तो ये लोग भी नॉमिनेट हो जाते, इनका नाम भी शामिल हो जाता। इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एज वेल। वो बयानियां बनाने के लिए तो कुछ और कह रहे थे पब्लिक डोमेन के अंदर, लेकिन पीछे मामला कुछ और थे। वहां पर जो है वो खुद भी ये नहीं चाहते थे, ना चौधरी परवेज लाई चाहते थे, ना मुनस सलाई ये चाहते थे कि अस्करी इदारे के एक आला फौजी अफसर का नाम इस एफआईआर के अंदर आए। सिर्फ बयानियां बनाना है, लेट्स प्ले विद दिस। आपको याद होगा उस ऑडियो के अंदर क्या था, लेट्स प्ले, हमने इससे खेलना है। तो खूब खेला जा रहा है, खूब खेला जा रहा है। बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है स्टेटमेंट्स के अंदर। इमरान खान को गोलियां कितनी लगी हैं, दोनों टांगों पे लगी, एक टांग पे लगी, गोलियों के टुकड़े लगे, गोली चली गई। शौकत खानम अस्पताल का स्टेटमेंट कुछ और है, डॉक्टर फैसल का जिनाह अस्पताल की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, डॉक्टर यास्मीन राशिद का स्टेटमेंट कुछ और कहता है, असद उमर का स्टेटमेंट कुछ और है, इमरान खान का बयान बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस सारे मामले पर जिस तरह से खेला जा रहा है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आशिकार होता चला जा रहा है और अटैक एक ही इदारे पर है और वो है पाक फौज। हमने एक स्टेटमेंट सुना और वो सलमान अहमद साहब जो मारूफ सिंगर है, जुनून बैंड के साथ उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक्टिव टाइगर हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरी 3 नवंबर को भी मुलाकात हुई जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब से, और पता ये चला कि पीटीआई और फौज के माबैन ब्रिज का रोल भी प्ले कर रहे थे सलमान अहमद साहब। और उन्होंने कहा कि जनरल साहब कुछ करें, मतलब उसके अंदर उस पूरी उनके वीडियो स्टेटमेंट के अंदर जो बात मुझे बहुत हैरान कुन तो नहीं लगी, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जनरल साहब आप कुछ करें। एक तरफ आप मेजर जनरल फैसल नसीर को बेलाइन कर रहे हैं, आप उनको एफआईआर में नॉमिनेट कराना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं से मदद मांग रहे हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि जनरल साहब कुछ करें। तो ये दोहरा मेयार है, ये मुनाफिकत है। आप प्रेशर बढ़ाते हैं, इस कदर बढ़ाते हैं कि आपके इस प्रेशर से हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर शादियाने बजाए जाते हैं, फौज को कमज़ोर करके मुल्क को कमज़ोर करने की घिनौनी साजिश की जाती है, और दूसरी तरफ आप उन्हीं से मदद भी मांगते हैं कि कुछ करें। इतना कुछ करने के बाद आप कहते हैं कुछ करें, आपने करने को छोड़ा क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब ने एक खत जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को लिखा, उसमें DGISPR और DGISI
मतलब DGISPR का सबसे पहले तो रोल उन्होंने आइडेंटिफाई करने की बात की कि DGISPR सिर्फ जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनके तर्जुमान बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करें, वो सियासी मामलात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उनको रोका जाए। और फिर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, उनका कहना है कि जी इसके ऊपर ज़रा चेक एंड बैलेंस रखें, बतौर सरबराह ममलिकत आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे ज़राए और हमारी मालूमात ये बताती हैं कि आर्टिकल 243 के तहत जो प्रेसिडेंट हैं वो बराह रास्त जो हमारे फ़ौजी इदारे हैं या फ़ौजी अफसरान हैं उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। प्रेसिडेंट अगर कुछ कर सकते हैं तो उनकी जुरिस्डिक्शन ये है कि वो डिफेंस मिनिस्टर को लिख सकते हैं या डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखा जा सकता है कि जी आप इस मामले पर अमल दरामद कराएं। इससे ज़्यादा उनकी डोमेन कुछ नहीं है। तो हर मुमकिन कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह अटैक किया जाए फ़ौज के ऊपर और फ़ौज से जो है मदद भी मांगी जाए। इस सारे तनाजुर के अंदर अब हो ये रहा है कि लॉन्ग मार्च कहा गया कि पहले मंगल को होगा शुरू, यानी आज से, फिर कहा गया नहीं तबलीगी इज्तिमा की वजह से हम इसको फर्दर एक दिन डिले कर रहे हैं और बुध के रोज़ कहा गया। उसके बाद मामला मार्च से बढ़कर अब एहतजाजों पर आ गया है, यानी जगह जगह एहतजाज होंगे और एहतजाज करके दाखिली खारजी रास्ते बंद किए जाएंगे, प्रेशर माउंट किया जाएगा, बिल्डअप किया जाएगा। इमरान खान खुद नहीं होंगे, फिर उन्होंने कहा जी मैं रावलपिंडी से इस मार्च को लीड करूँगा। तो हमारी इतलात ये है कि इमरान खान अगर इसी रविश पर चल पड़े और इसी तरह से मामलात चलते रहे तो गिरफ्तारी भी दूर नहीं है और फिर एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर दिया जाएगा, वो ये है कि अनटचेबल भी कोई नहीं है। यानी आप अगर एक पर्टिकुलर तैनाती को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं और उसके लिए आप मुल्की इदारों के साथ, मुल्की सालमियत के साथ भी खिलवाड़ करने से दरेग नहीं कर रहे, तो फिर हमने भी सोच रखा है। और उस पर मैंने कल भी ये कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि PMA काकूल की पासिंग आउट परेड से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हुई तकरीर का जो मतन है वो बार बार सुनना चाहिए। और अगर इमरान खान साहब ने नहीं सुन रखा तो उनके किसी दोस्त को, अजीज़ को इमरान खान साहब तक वो पहुंचा ज़रूर देना चाहिए कि आर्मी चीफ क्या कह रहे थे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।